हेलो बच्चों। आज हम केमिस्ट्री में एक न्यू चैप्टर और बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। बोर्ड ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है एंड कंपटीशन एग्जाम से भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। हिंदी में बोला जाता है उप सह संयोजक यौगिक। देखो, उपसह संयोजक यौगिक क्या होते हैं? दो प्रकार के कंपाउंड होते हैं हमारे पास। एक तो होते हैं संयुक्त यौगिक, एडिशन कंपाउंड। ठीक है, संयुक्त यौगिक कहो या एडिशन कंपाउंड कहो, इनको हम योगात्मक यौगिक भी बोल सकते हैं। और एक मेरे पास होते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, यानी कि संकुल यौगिक, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। और एक होते हैं एडिशन कंपाउंड। एडिशन कंपाउंड नाम से स्पष्ट है, संयुक्त मतलब मिलकर बना हुआ, तो ऐड होकर बनेंगे। जैसे सिंपल साल्ट होते हैं हमारे, साधारण लवण जैसे KCl, MgCl2, NaCl, LiCl, जो सिंपली धनायन और ऋणायन में टूट सके, उनको हम सिंपल साल्ट बोलते हैं। तो जब ये सिंपल साल्ट आपस में अटैच होते हैं, सिंपल साल्ट आपस में जुड़ते हैं, तो जुड़ने के बाद वो योगात्मक यौगिक बनाते हैं। ठीक है, अब ये जो योगात्मक यौगिक हैं ये दो प्रकार के बन सकते हैं। एक तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम एडिशन कंपाउंड जो होते हैं, इनमें जैसे मान के चलो KCl प्लस MgCl2 प्लस 6 मॉलिक्यूल ऑफ H2O, इनको मैं ऐड कर रहा हूं, आपस में मैं जोड़ रहा हूं इनको। तो जोड़ने के बाद ये मॉलिक्यूल मेरा इस प्रकार से बनेगा, KCl डॉट MgCl2 डॉट 6H2O। इसका नाम होता है कॉर्नेलाइट। कॉर्नेलाइट इस तरह से भी जोड़ा जा सकता था, KCl प्लस KCN 4KCN प्लस FeCN का होल ट्वाइस। ये कंपाउंड है मान के चलो मेरे पास, इसको मैं ऐड कर रहा हूं आपस में, और ऐड करने के बाद ये कंपाउंड कुछ इस तरह से बन जाता है, K4FeCN6। अब देखो, ऐड ये भी हुआ था ऊपर वाले और ऐड ये भी हुए, लेकिन दोनों के ऐड होने पर अलग अलग टाइप के कंपाउंड हमारे पास बनकर आते हैं। ये जो अलग अलग टाइप के हमारे पास कंपाउंड बनकर आए हैं, इनके आधार पर हम योगात्मक यौगिकों को दो भागों में डिवाइड कर देते हैं। और ये दो भाग कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है, ठीक है आप कॉपी कर लेना, मैं इनको इरेज कर रहा हूं क्योंकि लिमिटेड जगह है मेरे पास। कॉम्प्लेक्स अलग से ले लेंगे हम। तो योगात्मक यौगिकों को दो भागों में क्लासिफाई कर दिया जाता है। और वो कौन कौन से दो भाग होते हैं? एक तो होता है डबल सॉल्ट, हिंदी में बोलेंगे द्युक लवण, जालक यौगिक या लैटिस यौगिक भी इनको बोला जाता है। और एक होते हैं संकुल यौगिक या फिर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या फिर संकुल यौगिक। ठीक है, द्विक लवण डबल साल्ट
दो साधारण लवणों के संयोग से बनने वाले सॉल्ट क्या होते हैं? डबल सॉल्ट। जैसे अभी मैंने एक एग्जाम्पल लिया था KCl.MgCl2.6H2O, और संकुल यौगिक का मैंने एग्जाम्पल लिया था K4FeCN6। अब डबल सॉल्ट क्या होते हैं? ये जो सॉल्ट है, जब मैं इसको वाटर में डिजोल्व करता हूं, जल के अंदर घोल देता हूं, तो जल के अंदर घोलने पर ये अपने आयनों में टूट जाता है। जैसे KCl है तो ये टूट कर क्या बनाएगा? K प्लस और Cl माइनस। MgCl2 है, ये टूटेगा तो टूटने पर ये क्या बनाएगा? Mg2 प्लस एंड 2Cl माइनस, और वाटर के अंदर वाटर डिजोल्व हो ही जाएगा। लेकिन जब मैं इसको वाटर के अंदर डिजोल्व करता हूं, तो इसको वाटर के अंदर डिजोल्व करने पर ये वाला पार्ट तो टूट जाता है, लेकिन ये वाला पार्ट डिजोल्व नहीं होता है, और ये टूटकर क्या बनाता है? 4K प्लस, और दूसरा पार्ट बनता है FeCN6 4 माइनस। इस तरह से ये क्या है? डिसोसिएट हो जाता है। ठीक है। अच्छा, अब बोलेंगे कैसे? तो बे कंपाउंड या बे एडिशन कंपाउंड जो दो या दो से अधिक साधारण लवणों के संयोग से बनते हैं। देखो, एक साधारण लवण ये रहा KCl, एक साधारण लवण ये रहा MgCl2, तो दोनों के ऐड होने से ही बना है, लेकिन वाटर के अंदर डिजोल्व हो जाता है, पूरी तरह से टूट जाता है, अपने आयनों में डिसोसिएट हो जाता है, वो आपका डबल साल्ट कहलाता है, द्विक लवण कहलाता है। ये प्रयोगशाला में, लेबोरेटरी में अपने धनायन और ऋणायनों का पूर्ण परीक्षण देता है। और पूर्ण परीक्षण क्यों देगा? क्योंकि धनायन और ऋणायन अपने जो लास्ट पार्ट हैं उनमें डिसोसिएट हो चुके हैं, यानी कि जिस रूप में वो नेचर में पाए जाते हैं आयनिक रूप में, उसमें वो आ चुके हैं। तो ये अपने धनायन और ऋणायनों का परीक्षण दे देता है। ठीक है। तो क्या बोलेंगे डबल साल्ट को? दो या दो से अधिक साधारण लवणों के संयोग से बनने वाले लवण द्विक लवण कहलाते हैं। ये जल के अंदर या वाटर के अंदर पूरी तरह से डिजोल्व हो जाते हैं और प्रयोगशाला में अपने आयनों का पूर्ण परीक्षण देते हैं। ऐसे लवणों को हम द्विक लवण के नाम से जानते हैं। जबकि संकुल यौगिक वे यौगिक होते हैं जो जल के अंदर पूर्ण रूपेण डिजोल्व नहीं होते हैं, बनते तो दो या दो से अधिक साधारण लवणों के संयोग से ही है। जैसे ये अभी मैंने बनाया था KCN और FeCN के हॉल्टवाइस के संयोग से, तो ये बनते तो दो या दो से अधिक साधारण लवणों के संयोग से ही हैं, लेकिन ये जल के अंदर पूरी तरह से डिजोल्व नहीं होते हैं। यहाँ पर एक पार्ट तो डिजोल्व हो जाता है, लेकिन दूसरा पार्ट एक कोऑर्डिनेशन स्पेयर के रूप में अलग से रहता है, डिजोल्व नहीं हो पाता है। जैसे FeCN का होल 6 4 माइनस, ये वाला वाटर के अंदर डिजोल्व नहीं होता है, जबकि ये जो पार्ट है ये डिजोल्व हो जाता है। क्लियर है? तो वे यौगिक जो दो या दो से अधिक साधारण लवणों के संयोग से ही बनते हैं, लेकिन वाटर के अंदर पूर्ण डिजोल्व या पूर्ण आयनित नहीं होते हैं, वे संकुल यौगिक कहलाते हैं और प्रयोगशाला में भी अपना पूर्ण परीक्षण नहीं देते हैं। ठीक है, ये इनकी क्या हुई? पहचान। अब डेफिनेशन हम इनको लिख देते हैं, क्या होती है देखोगे आप ध्यान से। तो द्विक लवण की डेफिनेशन क्या होगी? वे योगात्मक यौगिक जो दो या दो से अधिक साधारण लवणों के संयोग से बनते हैं तथा जल में पूर्ण रूपेण वियोजित हो जाते हैं, द्विक लवण या डबल साल्ट कहलाते हैं। द्विक लवण या डबल साल्ट कहलाते हैं। नेक्स्ट बात, ये लवण प्रयोगशाला में
अपना पूर्ण परीक्षण देते हैं। ये लेबोरेटरी में अपना कंप्लीट टेस्ट देते हैं। ठीक है, चलो संकुल यौगिक क्या होते हैं? वे योगात्मक यौगिक जो दो या दो से अधिक साधारण लवणों के संयोग से बनते हैं, लेकिन प्रयोगशाला में अपने, या प्रयोगशाला नहीं, लेकिन वाटर में, लेकिन जल में पूर्ण आयनित नहीं होते हैं। क्या कहलाते हैं? आपके संकुल यौगिक कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात, ये यौगिक अपने आयनों का पूर्ण परीक्षण नहीं देते हैं। कहां पर? प्रयोगशाला में। ठीक है, तो ये इनमें मेजर डिफरेंस है और ये इनकी डेफिनेशन होती है। अब इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं? तो एक तो मैंने आपको बता ही दिया, KCl.MgCl2.6H2O, इसको बोला जाता है कार्नेलाइट। ठीक है, एक होता है फेरस सल्फेट FeSO4 डॉट अमोनियम सल्फेट NH4 का होल ट्वाइस SO4 डॉट 6H2O। ठीक है, इसको याद करने का तरीका क्या है? जैसे पोटेशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड एंड 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, कार्नेलाइट। फेरस सल्फेट FeSO4, अमोनियम सल्फेट NH4 का होल ट्वाइस SO4 डॉट 6H2O, इसको बोलोगे आप मोहर लवण, मोहर सॉल्ट। बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है और आपके प्रैक्टिकल एग्जाम में भी इसके ट्राइटेशन वाले प्रैक्टिकल काम में लिए जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा पोटास एलम या फिटकरी, आपने नाम सुना होगा। तो पोटास एलम क्या होता है? K2SO4 डॉट Al2SO4 का होल ट्राइस डॉट 24H2O, इसे हम पोटास एलम या फिटकरी भी कह देते हैं। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो पोटेशियम के 2 मॉलिक्यूल हैं, सल्फेट का एक ये पूरा कंप्लीट है और 3 यहां पर हैं, तो 4 सल्फेट हो गए। एल्यूमिनियम के 2 मॉलिक्यूल हैं और 24 मॉलिक्यूल H2O के हैं। तो इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है कि हाफ कर दो, SO4 एक ये रहा, 3 ये रहे, तो कितने हो जाएंगे टोटल नंबर ऑफ SO4? 4। तो हाफ कर दो, Al 2 है तो KAl SO4 का होल ट्वाइस। ठीक है, पोटेशियम का भी सल्फेट है और एल्यूमिनियम का भी सल्फेट है, तो सल्फेट हाफ हो गए, एल्यूमिनियम हाफ हो गया, पोटेशियम हाफ हो गया, और डॉट 12H2O। पोटाश एलम या फिटकरी को इस तरह से भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो संकुल यौगिकों के एग्जाम्पल अभी बताया ही था आपको, K4FeCN6। इसके अलावा और भी होते हैं, अभी मैं और एग्जाम्पल भी ले रहा हूं यहां पर। ठीक है, तो ये आप कॉपी कर लोगे। ठीक है, मैं साइड में हट जाता हूं और पॉज लेकर आप इनको उतार लोगे। अब मैं इनको इरेज कर रहा हूं क्योंकि हम आगे, हमारा चैप्टर मेनली द्विक्लवन नहीं है, हम एडिशन सॉल्ट नहीं है या एडिशन कंपाउंड नहीं है, हमारा चैप्टर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। हमको इनको ही डिटेल में पढ़ना है काफी। क्लियर? मैं साफ कर रहा हूं, चलो।
हाँ भाई, तो बात चल रही थी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। इन्हीं को हम क्या बोल देते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, यानी कि उपसय संयोजक यौगिक। देखो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, जैसे एक एग्जांपल तो मैंने अभी लिखा था K4FeCN6, ठीक है। इसका और एग्जांपल लेता हूं मैं, CuNH3 का होल 6 Cl3। एक और एग्जांपल ले लेते हैं FeCO का होल 5, ठीक है। अब तीनों ही एग्जाम्पलों में आप देखोगे कि इस वाले एग्जाम्पल में हम देख रहे हैं कि ये वाला पार्ट बड़े कोष्टक में लिखा है बाद वाला, इस वाले एग्जाम्पल में हम देख रहे हैं स्टार्टिंग पार्ट बड़े कोष्टक में लिखा हुआ है, ठीक है। और यहां पर डायरेक्ट ही बड़ा कोष्टक है, ना तो स्टार्टिंग में कुछ है ना बाद में कुछ है, ठीक है। अब मैं इस कंपाउंड को तोड़ता हूं, तो इस कंपाउंड को हम कैसे तोड़ेंगे? देखो तोड़ने का तरीका क्या होता है, वाटर के अंदर ये डिसॉल्व होते कैसे हैं। देखो सबसे पहले जैसे K4FeCN6, आपको एक रूल्स याद रखना होगा कि कभी भी यदि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को मैं लिख रहा हूं तो स्टार्टिंग में धनायन आएगा और बाद में ऋणायन आएगा, यदि वो दो पार्टों से मिलकर बना हुआ है। और यदि उसमें पार्ट ही नहीं है, डायरेक्ट ही लिखा हुआ है, तो वो न्यूट्रल होगा, उस पर कोई चार्ज ही नहीं होगा, ना तो वो धनावेशित होगा ना वो ऋणावेशित होगा, ठीक है। अब इसमें दो पार्ट हैं, एक तो ये वाला है और एक ये बड़ा पार्ट है, एक इसमें ये वाला पार्ट है और एक छोटा पार्ट है, और इसमें कोई पार्ट नहीं है, डायरेक्ट ही लिखा हुआ है, तो ये तो न्यूट्रल है। इसको तो मैं लिख देता हूं, ये तो कैसा है, उदासीन, न्यूट्रल। यहां पर देखते हैं हम K4FeCN6, दो पार्ट हैं, एक पार्ट ये है और एक पार्ट ये है। अब आप कैसा भी कंपाउंड लिख रहे हैं, चाहे कोई भी कंपाउंड लिख रहे हैं आप, उसमें आपको एक बात हमेशा ध्यान रखनी है कि यदि वो दो पार्टों से मिलकर बना हुआ है तो अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री या अकॉर्डिंग टू IUPAC स्टार्टिंग में हमेशा धनायन होता है और बाद में हमेशा ऋणायन होता है, ठीक है। तो ये वाला पार्ट धनायन है और ये वाला पार्ट कैसा है, ऋणायन। क्लियर, ठीक है। चलो, तो स्टार्टिंग वाला पार्ट K और इधर बड़े कोष्टक वाला पार्ट FeCN6, ठीक। इसको अपन ब्रेकआउट करें, तोड़ें, NH3 का होल 6 Cl3। तो इसमें एक पार्ट ये है और एक पार्ट ये है, इसको भी मैं तोड़ देता हूं। तो एक तो CuNH3 का होल 6 और एक Cl। मैंने बताया था स्टार्टिंग पर पार्ट जो होता है वो हमेशा धनायन होता है और बाद वाला जो पार्ट होता है वो हमेशा ऋणायन होता है, ठीक है। पहला पार्ट धनायन, बाद वाला पार्ट ऋणायन, ठीक है। इस वाले केस में देखें तो पहला पार्ट धनायन, बाद वाला पार्ट ऋणायन, ठीक। तोड़ना सीख लो क्योंकि पूरे चैप्टर में काम आएगा। अच्छा, अब इसमें देखो, यहां पर जो संख्या लिखी हुई है, यहां पर जो संख्या लिखी हुई है उसे पहुंचा दो ऋणायन के पास। कहां पर पहुंचा दो, ऋणायन के पास। तो ये उठकर कहां आ जाएगा, यहां पर, तो ये 4। और यहां जो कुछ लिखा हुआ है बड़े कोष्टक से बाहर, उसको पहुंचा दो आप धनायन के पास। तो यहां तो कुछ लिखा हुआ ही नहीं है, कुछ नहीं लिखा हुआ का मतलब है एक, क्योंकि खुद तो है, स्वयं तो है, तो यहां पर लिखे हुए को यहां पहुंचा दो। अब एक को लिखा नहीं जाता, तो ये पार्ट मेरा टूट चुका है, ठीक है। चलो इसमें देखोगे आप, तो मैंने क्या कहा था, जो धनायन पर लिखा हुआ है उसे तो कहां पहुंचा दोगे, ऋणायन के पास। कुछ लिखा हुआ है क्या, नहीं लिखा हुआ। तो नहीं का मतलब जीरो नहीं है, नहीं का मतलब स्वयं है, खुद। तो एक तो है, एक को लिखा नहीं जाता, इसलिए इसको हम लिखेंगे नहीं, ठीक। अच्छा, अब ऋणायन के पास क्या लिख रहा है, तो ऋणायन के पास 3 लिख रहा है, उसे आप पहुंचा दोगे धनायन के पास। तो यहां पर क्या लिख दोगे, 3। तो ये टूट चुका है। अब संख्या बराबर कर लेते हैं। पोटेशियम के कितने मॉलिक्यूल थे, 4। कितने थे, 4। तो पोटेशियम के आगे भी 4 लिख दो। FeCN6, FeCN का होल 6, इसके कंप्लीट कितने हैं, 1 स्वयं, तो 1 ही लिखा हुआ है। यहां पर देखो CuNH3 का होल 6, केवल 1 ही है, कोई है नहीं है, तो 1 ही लिखा हुआ है। Cl3, 3 Cl के मॉलिक्यूल हैं, तो यहां पर क्या लिख दोगे, 3। ये टूट चुका है। और
जब आप सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ोगे तो इस तरह से तोड़ना आपके वहां पर भी काम में आएगा। वांट ऑफ फैक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आई की वैल्यू का बढ़ता हुआ क्रम, वांट ऑफ फैक्टर का बढ़ता हुआ क्रम, तो ये आप पे आना चाहिए। ठीक है, कुछ एक आध मॉलिक्यूल और दिखाता हूं मैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम। देखो जैसे K3FeCN6, CONS3 का होल्ट्राइस, H2O का होल्ट्राइस, Br3। चलो इसको भी हम ब्रेकआउट करते हैं। चलो अब आप स्वयं बताओगे, स्वयं से करोगे, फिर आगे मैं हेल्प करूंगा आपकी। ठीक है, एक बार पॉज लेकर खुद से करो कैसे तोड़ेंगे। चलो दो पार्ट हैं, पहला पार्ट K और दूसरा पार्ट FeCN6। इधर से पहला पार्ट CONS3 का होल्ट्राइस, H2O का होल्ट्राइस और इधर से Br। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट पर प्लस, सेकंड पार्ट पर माइनस, फर्स्ट पार्ट पर प्लस, सेकंड पार्ट पर माइनस, कंप्लीट करो। देखो यहां पर जो लिखा है वो कहां पर पहुंचेगा, यहां पर, तो 3 लिख दो। यहां पर जो लिखा है वो कहां पर पहुंचेगा, धनायन के पास। कुछ लिखा हुआ ही नहीं है तो कुछ भी मत पहुंचाओ। ठीक, टूट चुका है। आयन बराबर कर लो, पोटेशियम के 3 लिखे हुए हैं तो 3 कर दो। क्लियर। चलो इसके एक ही लिखा हुआ है तो एक स्वयं है, ये कंप्लीट हो गया। यहां पर देखोगे, यहां पर कुछ नहीं लिखा हुआ तो इधर भी कुछ नहीं पहुंचाओगे। यहां पर 3 लिखा हुआ है, इधर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक, ये 3 मॉलिक्यूल हैं, यहां 3 लगा दोगे। दैट्स क्लियर। ओके, चलो अब एक क्वेश्चन आपके लिए, आप घर पर करोगे, बताओगे। Fe3 Fe4 का होल्ट्राइस, इसको आपको तोड़ना है। ठीक है, तो बड़ा सिंपल तरीका है, वही पहले एक Fe और इधर FeCN6। ठीक है, फर्स्ट पर प्लस, सेकंड पर माइनस। यहां पर अब आपको पता है यहां लिखा हुआ कहां पहुंचेगा, इधर, तो यहां पर 4। यहां लिखा हुआ कहां पहुंचेगा, यहां पर, तो इधर 3। ठीक है, ये तो हुआ है चार्ज। अब नंबर ऑफ आयन बराबर कर लो, तो यहाँ 4 लिखा हुआ है तो यहाँ 4 लिख दो, यहाँ 3 लिखा हुआ है तो यहाँ 3 लिख दो। ये लो टूट गया। टोटल नंबर ऑफ आयन कितने बने, 4 और 3 7 आयन। यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ आयन कितने बने, 1 और 3 4 आयन। ठीक है, तो ये तोड़ने का एक सिंपल तरीका होता है मॉलिक्यूल्स को। अब हमने इसको तोड़कर देख लिया। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपने मेन टॉपिक पर दोबारा से। देखो ये मेरा कंपाउंड है, इस कंपाउंड में आपने देखा 4K+ और FeCN6 4-, ये इस तरह से टूट चुका है। इसमें यदि हम देखें तो ये टूटा था हमारा CuNS3 का होल 6, यहां पर आ जाएगा आपका +3 और इधर आ जाएगा 3Cl-, और ये न्यूट्रल है, टूटेगा ही नहीं। अच्छा, अब इसमें ये वाला पार्ट जो है ये तो अपना टेस्ट लेबोरेटरी में देगा क्योंकि टूट चुका है। और ये बड़े कोष्टक में जो लिखा हुआ है, बड़े कोष्टक को गुरु कोष्टक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गुरु कोष्टक। तो जो गुरु कोष्टक में लिखा हुआ है वो टूटा ही नहीं है, तो टूटा ही नहीं है तो लेबोरेटरी में टेस्ट देगा ही नहीं, वाटर में डिजोल्व होगा ही नहीं, केवल ये पार्ट डिजोल्व हुआ है। तो जो पार्ट वाटर में डिजोल्व हो जाता है, लेबोरेटरी में अपना टेस्ट देता है, उसको हम आयोनिक स्पेयर बोलते हैं। और जो पार्ट डिजोल्व नहीं होता है, बड़े कोष्टक में लिखा हुआ रहता है, अपना लेबोरेटरी में टेस्ट नहीं देता है, उस पार्ट को हम कोऑर्डिनेशन स्पेयर बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन स्पेयर बोलते हैं। ठीक है, चलो बताओ ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन स्पेयर। ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, आयोनिक स्पेयर। ठीक है,
आयनिक पार्ट और ये उपसह संयोजक सत्ता। हिंदी में क्या बोलते हैं इस पार्ट को? उपसह संयोजन सत्ता, साम्राज्य। और ये आयनिक भाग या आयनिक मंडल बोल दो, मंडल। और मंडल वो नहीं जो बाबा जी का कमंडल होता है, ठीक है, आयनिक मंडल। और आयनिक मंडल वो नहीं जिसमें आयन गैस, ओजोन गैस पाई जाती है, आयनन मंडल जो होता है वो नहीं, ठीक है। और ये पूरा क्या कहलाएगा? ये टूट ही नहीं रहा है, और जो टूटता नहीं है वो क्या कहलाता है आपका? उपसह संयोजन सत्ता। क्लियर? चलो, अब आप एक चीज नोट कर रहे होंगे, और वो क्या नोट कर रहे होंगे कि जो भाग टूट गया वो तो आयनिक भाग है, जो नहीं टूटा वो कोऑर्डिनेशन स्पेयर है। और जो कोऑर्डिनेशन स्पेयर है इसमें अलग अलग चीजें लिखी हुई हैं। देखो, स्टार्टिंग में ये लिखा हुआ है, बाद में ये लिखा हुआ है, स्टार्टिंग में ये लिखा हुआ है, बाद में होल 6 कुछ ऐसा लिखा हुआ है। तो इसके अंदर क्या होती है? एक मेटल पाई जाती है, एक सिंगल क्या होती है? मेटल होती है। और उस मेटल को चारों ओर से अन्य मॉलिक्यूल घिरे हुए रहते हैं। जैसे यहां पर Fe है, इस Fe को 6 CN घेरे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6। और किसके थ्रू? उपसह संयोजक बॉन्ड के थ्रू, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू। इस तरह से यहां पर इसको घेरे हुए हैं। यहां पर एक कॉपर मॉलिक्यूल को 6 NH3 मॉलिक्यूल घेरे हुए हैं। एक कॉपर का मॉलिक्यूल है, उसको 6 NH3 के मॉलिक्यूल घेरे हुए हैं। और कौन से बॉन्ड के थ्रू घेरे हुए हैं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू। किस बॉन्ड के थ्रू अटैच हैं ये सभी? उपसह संयोजक बॉन्ड के थ्रू, ठीक है। तो ये यहां पर इस तरह से बॉन्ड बनाए हुए हैं। यहां पर एक आयरन मॉलिक्यूल को 5 कोबाल्ट के, सॉरी कोबाल्ट नहीं, कार्बोनिल कंपाउंड है ये, ठीक है, 5 कार्बोनिल कंपाउंड घेरे हुए हैं। कैसे? एक CO, दूसरा, तीसरा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू इस तरह से घेरे हुए हैं। और चार्ज कोई होगा ही नहीं, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट वाले कंपाउंड में देखोगे आप ध्यान से, फर्स्ट वाले कंपाउंड में पहले आयनिक पार्ट लिखा हुआ है, और जो आयनिक पार्ट होता है ना वो टूट जाता है, और जो पार्ट आपका टूट जाता है उसे सरल बोला जाता है, सिंपल बोला जाता है। और जो पार्ट टूटता नहीं है, भाई टूटेगा नहीं, वो जटिल ही तो होगा, तो उसे जटिल या कॉम्प्लेक्स पार्ट बोला जाता है। तो बताओ इसमें पहले कौन सा पार्ट है, सिंपल या जटिल? सिंपल, आयनिक पार्ट। तो इसे मैं क्या, और सिंपल पार्ट स्टार्टिंग हमेशा धनायन से होती है, तो इसको मैं क्या बोलूंगा? इसको बोलूंगा मैं साधारण या सिंपल, साधारण धनायन प्लस। और जटिल वाला पार्ट कौन सा है? ऋणायन, जटिल ऋणायन। ये पार्ट आपका कौन सा हो जाएगा? साधारण धनायन, जटिल ऋणायन। दूसरे वाले पार्ट की बात करें तो देखो, फर्स्ट वाला पार्ट जटिल है और वो धनायन है, और सेकंड वाला पार्ट जो है वो ऋणायन है और वो सिंपल है, साधारण, टूट रहा है वो। तो ये क्या हो जाएगा? जटिल ऋणायन, जटिल ऋणायन प्लस साधारण, उल्टा लिख दिया, जटिल धनायन है यहां पर, जटिल धनायन प्लस साधारण ऋणायन। और तीसरा वाला क्या हो गया? कुछ है ही नहीं, उदासीन, न्यूट्रल, उदासीन। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंडों को कितने भागों में क्लासिफाई कर दिया है? 3 भागों में। अभी एक पार्ट और रह जाता है, एक नहीं 2 पार्ट और रह जाते हैं, एक सेतु आबंध वाले और होते हैं जिनका डिस्कशन हम बाद में करेंगे। अभी हम 4 पार्टों में बांट लेते हैं। पहला पार्ट साधारण धनायन, जटिल ऋणायन, दूसरा पार्ट जटिल धनायन, साधारण ऋणायन, तीसरा पार्ट उदासीन, और चौथा एक और पार्ट होता है जिसको भी मैं लिख देता हूं यहां पर। देखो, जैसे मैं लिख रहा हूं यहां पर PtNH3 का होल 4 एंड PtCl4। अच्छा, अब बताओ, पहला पार्ट भी जटिल है, दूसरा पार्ट भी जटिल है, बड़े कोष्टक में जो लिख रहा है वो जटिल, पहला पार्ट भी जटिल है और दूसरा पार्ट भी कैसा है? जटिल। तो मैं क्या कहूंगा? जटिल
और पहला पार्ट क्या होता है हमेशा धनायन, जटिल धनायन प्लस जटिल ऋणायन। जटिल ही धनायन है और जटिल ही ऋणायन है। तो 4 प्रकार के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड मैंने यहां पर क्लासिफाई कर दिए हैं। पहला सिंपल कैटायन, कॉम्प्लेक्स एनायन, साधारण धनायन या सरल धनायन, जटिल ऋणायन। दूसरा पार्ट जटिल धनायन, सरल ऋणायन। तीसरा पार्ट उदासीन। चौथा पार्ट जटिल धनायन, जटिल ही ऋणायन। ठीक है। तो इस तरह से कॉम्प्लेक्स कंपाउंडों को हमने 4 भागों में क्लासिफाई कर लिया है। अब हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो होते हैं इनकी कुछ नोमेनक्लेचर और होती है कि लिगेंड क्या होता है, मेटल क्या होती है, बड़ा कोष्टक तो मैंने बता दिया, गुरु कोष्टक होता है, कोऑर्डिनेशन स्पेयर, आयोनिक स्पेयर, ठीक है, होमोलैप्टिक, हेट्रोलैप्टिक। तो इनसे रिलेटेड कुछ वोकैबुलरी होती है, इनकी शब्दावली होती है, तो उनको जानेंगे अपन। लेकिन आज की क्लास में हमने इसके ऊपर से थोड़ा सा पढ़ लिया कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होते हैं, कैसे इनका फॉर्मेशन होता है, कितने प्रकार से इनको बांटा जाता है। ठीक है, आगे की बात हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।